गुड एंड डूइंग वेल। आज की क्लास में जो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट, रिफ्लेक्शन हमने खत्म कर दिया था, रिफ्रैक्शन हम कर रहे थे। बेसिक इंट्रोडक्शन रिफ्रैक्शन का हो गया था। उससे आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे। कुछ छोटा मोटा पार्ट कोई हमारा रिफ्लेक्शन का भी बचा हुआ है। तो सबसे पहले प्लीज आप मुझे बता दीजिए, एम आई ऑडिबल टू ऑल? एम आई ऑडिबल टू ऑल? आप रिएक्शंस के थ्रू बता दीजिए प्लीज। ठीक है, ठीक है, ओके। ओके ओके। मिरर में एक छोटा सा पार्ट हमने छोड़ा हुआ था, दैट इज कटिंग और पेंटिंग ऑफ द स्फेरिकल मिरर। कोई स्फेरिकल मिरर है बेटा, देखो एक क्वेश्चन तो पता है ये बन जाता है। लेट अस से कि अपने पास एक स्फेरिकल मिरर है, अपने पास एक स्फेरिकल मिरर है। स्फेरिकल मिरर है कोई, और इस स्फेरिकल मिरर का जो फोकल लेंथ है ना, इस स्फेरिकल मिरर का जो फोकल लेंथ है प्यारे बच्चों, वो एफ है। बट हम 6:30 पे क्लास खत्म करेंगे, 6:30 तक कनेक्ट रहना है आपको। 6:30 से ऊपर नहीं जाएंगे हम लोग, विल ट्राई कि हम नहीं जाए, कोई 5-7 मिनट की कोई बात नहीं है, बट विल नॉट गो बियॉन्ड 6:30। लेकिन 6:30 तक सभी बच्चे प्लीज रेगुलरली क्लास अटेंड करें और नोट्स बनाएं साथ साथ प्लीज। ओके, अगर कोई स्फेरिकल मिरर है बेटा, उसका फोकल लेंथ है, फिर हमने क्या कर दिया, हमने स्फेरिकल मिरर को इट इज डिप्ड इन ए लिक्विड, इसको किसी लिक्विड के अंदर डिप कर दिया, इमर्ज कर दिया आपने। तो उसका जो फोकल लेंथ है, व्हाट इज द इफेक्ट और व्हाट इज द चेंज इन द फोकल लेंथ। आज की क्लास बड़ी शानदार होने वाली है आपकी। व्हाट इज द चेंज इन द फोकल लेंथ? ये जो आपका मिरर था बच्चों, इसके फोकल लेंथ में क्या चेंज होने वाला है? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या क्या होगा? तो आपको ध्यान रखना है कि अगर स्फेरिकल मिरर है तो नो चेंज इन द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा जब आप इसको किसी लिक्विड में इमर्ज कर देंगे, किसी भी मीडियम में ले जाएंगे, उससे फोकल लेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फोकल लेंथ तो बेटा डायरेक्टली एक ही फॉर्मूला है, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। और आर तो उसकी ज्योमेट्री है, जब वो बना उसी टाइम पर डिसाइड हो गया। तो फोकल लेंथ डज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम, कि मैं उसको किस मीडियम में इमर्स कर रहा हूं, से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डन। सर अगर कोई कटिंग कर दी जाए तो, भाई मान लो कि ये था आपका, ये लो फॉर एग्जाम्पल, ये मिरर था बेटा आपका, ध्यान से समझो। और कोई आपको यूं कह दे कि सर हमने पता क्या किया, इतने इतने पार्ट को, ये जो मैं येलो कलर से बना रहा हूं प्यारे बच्चों, इस पार्ट को या तो वो कह दे कि पेंटेड ब्लैक, या तो वो कहे कि पेंटेड ब्लैक, या तो पेंट ब्लैक कर दे, या बेटा इसको काट दे यार। दोनों के करने पर, चाहे आप उसको काट दे चाहे पेंट ब्लैक कर दें, इन बोथ द केसेस आपसे पूछा जाए कि पहले ये ऑब्जेक्ट रखा था यहां पर, अब आपसे पूछेंगे
कि कितने इमेजेस बनेंगी, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी, बनेगी भी कि नहीं बनेगी, बनेगी भी या नहीं बनेगी प्यारे बच्चों, कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये इस मिरर का आपने हटा दिया है यहां से। अब ऐसा करने पर क्या अब इसकी इमेज बनेगी क्या? यस, इमेज बनेगी, बिल्कुल बनेगी, डेफिनेटली इमेज बनेगी। जितनी पहले कितनी बन रही थी? एक ही बन रही थी। अब भी कितनी बनेगी? एक ही बनेगी, बिल्कुल। ओनली वन इमेज इज फॉर्म, वन इमेज इज फॉर्म, एक इमेज बनेगी प्यारे बच्चों। एक इमेज बन गई। सर फिर फर्क क्या पड़ा पेंट ब्लैक करने से? पेंट ब्लैक करने से जो नीचे वाले पार्ट से तो लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर के पहुंच रही थी वो नहीं पहुंचेगी। ब्राइटनेस नहीं नहीं, ये जो दिमाग में आ रहा है कि नीचे वाला पार्ट नहीं दिखेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंप्लीट इमेज दिखाई देगी जितनी पहले दिखाई दे रही थी। जितनी इमेज प्यारे बच्चों पहले दिखाई दे रही थी एग्जैक्टली उतनी दिखाई देगी। फर्क किसका पड़ेगा? फर्क पता है किसका पड़ेगा? ब्राइटनेस डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नीचे वाले हिस्से, जो नीचे वाले हिस्से से जो रिफ्लेक्शन हो रहा था वो लाइट है जब पहुंचेगी ही नहीं। तो ब्राइटनेस, या तो आप ब्राइटनेस कह दें या इंटेंसिटी कह दें यार। इंटेंसिटी ऑफ इमेज डिक्रीजेस। इंटेंसिटी या ब्राइटनेस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। डन, ये ध्यान रखना है। तो ना तो फोकल लेंथ चेंज होगा, जहां पहले इमेज बन रही थी वहां अभी भी इमेज बनेगी। हम लास्ट क्लास में हमने स्नेल्स लॉ पढ़ा था। स्नेल्स लॉ में अब हम बात करते हैं क्या? अगर मल्टीपल पैरेलल ग्लास स्लैब्स हो, ऐसे बेटा, लेट अस से कि ये आपकी पैरेलल ग्लास स्लैब्स हैं। दीज आर पैरेलल ग्लास स्लैब्स। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 3। डन। तो बेटा अब अगर कोई आपको क्या कहे, सुनो, कि कोई लाइट रे यहां इंसिडेंट हुई और ये एंगल है आई, ध्यान से सुनना, मल्टीपल हो, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 400 हो, 4000 हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पैरेलल ग्लास स्लैब होनी चाहिए। अगर ऐसा है और वो कहे कि भैया अल्टीमेटली लास्ट इस वाले मीडियम में ये लाइट रे बाहर आएगी, ये एंगल थीटा कितना होगा? ये क्वेश्चन है। व्हाट इज द एंगल मेड बाय द बाय दिस लाइट रे इन दिस मीडियम? जो भी ये मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो बेटा क्या है? 4 है यार, म्यू 4 है, म्यू 4 है। डन। तो पता है क्या है, एक तरीका तो क्या है, यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाओ, फिर यहाँ लगाओ, फिर यहाँ लगाओ, फिर यहाँ लगाओ। तो डायरेक्टली आप पता क्या कर सकते हो प्यारे बच्चों, आप जिस पॉइंट पर लाइट रे एंटर करती है और जिस पॉइंट पर लाइट रे एग्जिट करती है, जिस पॉइंट पर लाइट रे एंटर करती है और जिस पॉइंट पर लाइट रे एग्जिट करती है, दोनों पॉइंट्स पर डायरेक्टली स्नेल्स लॉ लगा दें। इस पॉइंट पर जब आप स्नेल्स लॉ लगाएंगे, मान लो यार ये तो एयर ही था, या मान लो ये क्या था आपका म्यू 0 था लेटेस्ट से, तो बच्चों क्या लगाओ आप यहाँ पर? म्यू 0 साइन आई इज इक्वल टू, प्लीज कीप इन माइंड, बीच के चक्करों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ आ जाओ। क्या लगाओगे यहाँ पर? म्यू 4 इंटू साइन थीटा, दैट्स ऑल। जो मर्जी पूछ ले अब, जहां भी एंगल पूछा है ना, बीच में पूछा हो यहाँ पर, तो बेटा यहाँ पर लगा देंगे यार स्नेल्स लॉ।
क्योंकि स्नेल्स लॉ पेयर ऑफ मीडिया के लिए वैलिड है, मल्टीपल पेयर अगर पैरेलल ग्लास ले तो आप डायरेक्टली यूज करें। ठीक है, क्या ये बात आपको समझ में आई? कि आपके रिएक्शन से जानना चाहूंगा प्यारे बच्चों, आपके रिएक्शन से जानना चाहेंगे क्या ये चीज आपको समझ में आ गई? ठीक है, वेरी गुड, परफेक्ट। तो बेटा मैं यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली हमें पता लग गया यहाँ पर, और यहाँ पर लाइट आ रही है, इन दो पॉइंट्स पर डायरेक्टली ऐसे स्नेल्स लॉ लगाएंगे। ओके, अब ये क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो बेटा, ये क्वेश्चन करें। A light ray is moving from air to denser medium of refractive index mu। चलो भैया, लाइट रे जो है बच्चों एयर से इस मीडियम में जा रही है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। It is observed that the angle of refraction is half the angle of incidence। अगर ये एंगल 2i है तो ये एंगल कितना हो गया बेटा आपका? i हो गया। इंसिडेंस एंगल का हाफ है। आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड आउट करना है। स्नेल्स लॉ लगाओ यार, सिंपल स्नेल्स लॉ। 1 into sin of 2i इज इक्वल टू, यहां पर म्यू इंटू साइन ऑफ आई। तो बच्चों ये साइन 2i कितना हो गया? 2 sin i इंटू कॉस आई, इट इज इक्वल टू व्हाट? म्यू साइन आई। साइन आई से साइन आई कैंसिल आउट, cos i इज इक्वल टू म्यू बाई 2, आई इज इक्वल टू cos इनवर्स म्यू बाई 2। ये आई आया है, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 2i। मुझे तो 2i चाहिए, तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस तो ये है 2i, इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ cos इनवर्स म्यू बाई 2। डन, ये आ गया। आप चाहते तो पता ये भी कर सकते थे, इसको आई मान लेते, फिर इसको आई बाई 2 कर लेते, उससे भी कर सकते थे। देखो कैसे करता, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे बेटा। सुनो कि अगर किसी बच्चे ने इसको आई मान लिया तो बेटा आप इसको क्या मानते? फिर आई बाई 2, 1 into sin of i, इट इज इक्वल टू व्हाट? म्यू इंटू साइन ऑफ आई बाई 2। मैं एक और तरीके से करके बता रहा हूं, आप इसको ट्वाइस ऑफ साइन आई बाई 2 cos ऑफ आई बाई 2, इट इज इक्वल टू म्यू साइन ऑफ आई बाई 2। तो ये साइन आई बाई 2 से साइन आई बाई 2 आपका कैंसिल आउट हो। तो बेटा यहां से देखो क्या हो गया आपका? cos ऑफ आई बाई 2 इज इक्वल टू म्यू बाई 2। आप देखेंगे सेम वही वैल्यू आ गई यहां से भी, cos इनवर्स म्यू बाई 2, और फिर 2 उधर चला जाएगा, ट्वाइस ऑफ cos इनवर्स म्यू बाई 2। चाहे आप ऐसे करें चाहे इस वाले तरीके से करें, आंसर जो है आपका वो सेम रहने वाला है, आंसर में कोई चेंज नहीं रहने वाला। डन। ओके, सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the speed of light in medium B if speed of light in medium A is c by 2, where c is the speed of light in vacuum and light refracts from medium A to medium B making angle this and this। ये तो हो जाएगा। देखो मीडियम ए ये है बेटा और मीडियम बी ये है आपका। मीडियम ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 मान लीजिए और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 मान लीजिए आप। ये आपका आई और ये आपका आर। चलो अच्छा, ये एंगल दे रखे हैं आपको, ये वाला एंगल आपको आई गिवन है 45 डिग्री, और बेटा ये एंगल आपको गिवन है 30 डिग्री। तो यू कैन राइट इट लाइक दिस, म्यू1 साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू म्यू2 साइन 30 डिग्री। म्यू को क्या लिख सकते हो? देखो अल्टीमेटली स्पीड की बात हो रही है,
तो mu1 can be written as c divided by v1. Sin 45 is 1 by root 2. This is c divided by v2. Sin 30 is 1 by 2. c से c कैंसिल आउट हो गया. देखो मीडियम, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी, आपको बताना है तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए इज सी बाई टू, यानी कि v1 की वैल्यू क्या है बेटा आपकी c बाई टू है. तो इसको ऐसे कर लो, v2 बाय v1 इट इज इक्वल टू, ये आ गया आपका 1 बाय रूट टू. देखो v2 बाई v1 इज इक्वल टू 1 बाय रूट टू, और मुझे तो v2 ही तो चाहिए. v2 इज इक्वल टू v1 बाई रूट टू, और v1 बेटा आपको यानी कि उसमें गिवन है वो कितना है, वो c बाई टू है. तो c बाई टू रूट टू, दिस इज द आंसर. c की वैल्यू आप देख लेंगे, ऑप्शन इसमें नहीं गिवन है कि ऑप्शन की फॉर्म में होगा तो वैसे कर. डन. ओके, ये करें उससे पहले अब बात करते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट, आप मानिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. लास्ट ही एनएससीजीएस के, लास्ट ईयर के एनएससीजीएस में क्वेश्चन आया हुआ जो टॉपिक अभी कर रहे हैं, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ. रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ. देखो बेटा, ये क्या कॉन्सेप्ट है, क्या फंडा है, ये समझिए. फॉर एग्जाम्पल, मैं भी एयर में हूं, यानी कि ऑब्जर्वर भी एयर में है और ऑब्जेक्ट भी एयर में ही है. तो एक्चुअल में ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच जितनी डिस्टेंस होगी एक्चुअल में वही ऑब्जर्व भी होगी. लेकिन आपने पक्का ऑब्जर्व किया होगा, फॉर एग्जाम्पल कि कोई टैंक भरा हुआ है पानी से और उसमें बिल्कुल बॉटम पे कोई चीज रखी है, तो वो हमें कुछ कैसी दिखाई देती है, ऊपर की तरफ उठी हुई दिखाई देती है. ऊपर की तरफ क्या दिखाई देती है, उठी हुई दिखाई देती है, ऊपर की तरफ शिफ्टेड दिखाई देती है. तो यानी कि एक्चुअल डेप्थ पे नहीं दिख पा रही मुझे वो चीज, वो एपरेंट डेप्थ है. यानी यहां पर देखो बेटा, एक्चुअल में कैसे फंडा हो रहा है ध्यान से समझना प्लीज, हालांकि इसका रिजल्ट काम आएगा लास्ट में. मान लो ये, मैं अभी के लिए एयर ले लेता हूं प्यारे बच्चों, ये एयर है, ये कोई मीडियम है या कोई लिक्विड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है प्यारे बच्चों म्यू. अब यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखी है यार, यहां ये ऑब्जेक्ट रखी है, ध्यान रखना. कॉन्सेप्ट ऑफ रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ, यानी कि एपरेंट डेप्थ का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां वैलिड होगा, वो तभी वैलिड होगा जब मीडियम चेंज हो रहा होगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन के कारण से ही एपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट आता है. देखो भाई, ये मान लो ये आपकी रियल डेप्थ है, ये रियल डेप्थ है, डी डी इज द रियल डेप्थ. अब होगा क्या कि यार इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे गई, ऐसे गई, और ये तो लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, लाइट रे विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल. तो ये ऐसे लाइट रे ऐसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी, ऑब्जर्वर को यहां दिखाई देगी. ये ऑब्जर्वर को यहां दिखने का मतलब क्या हुआ कि ये ऑब्जेक्ट यहां दिखाई देगी, ओ डैश, ये जो आया है आपका डी डैश. डी जो था आपका, डी तो था आपका प्यारे बच्चों रियल डेप्थ, और जो ये डी डैश आया है, डी डैश प्यारे बच्चों आपका आया है क्या, ये एपरेंट डेप्थ आया है. ये क्या आया है, एपरेंट डेप्थ आया है. मुझे इसमें रिलेशन निकालना है. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ. रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ में रिलेशन देखना चाहता हूं मैं. देखो कैसे फाइंड आउट करें, ये देखिए. हुआ क्या कि लाइट रे तो ऐसे गई है, लेकिन इसको ये ऐसे दिखाई दी.
ऐसे दिखाई दिया है। तो मैं आपको देखो यहाँ पर हम डेरिवेशन के चक्कर में नहीं पढ़ रहे, डायरेक्ट बता देता हूं आपको। जो डी डैश आएगा वो आएगा डी डिवाइडेड बाय म्यू। डी डैश यानी कि एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय म्यू। लेकिन पता है दिमाग में ये आएगा, और इनफैक्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही आने वाला है, मीडियम बदला हुआ आएगा। एयर अगर मीडियम ना हो, कोई और मीडियम अगर हो जाए, और हो सकता है ना कि ऑब्जेक्ट उधर और ऑब्जर्वर यहां हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो यानी कि थोड़ा सा चेंज करूंगा बेटा मैं इस फॉर्मूले में। क्या? इस फॉर्मूले को प्यारे बच्चों ऐसे याद रखेंगे, डी डैश इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय म्यू को पता क्या लिख सकते हो आप? म्यू आई डिवाइडेड बाय म्यू आर। डी डैश इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय म्यू आई अपॉन म्यू आर। ये तो है आपका बेटा रियल डेप्थ, ये तो बच्चों आपका है रियल डेप्थ अपॉन म्यू आई अपॉन म्यू आर। सर इसका क्या फंडा है? कोई घबराने की बात नहीं है। म्यू आई है आपका क्या? म्यू आई इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच लाइट रे इंसिडेंट। जिस मीडियम में लाइट रे बच्चों इंसिडेंट होती है ना, जिस मीडियम में लाइट रे इंसिडेंट होती है, या सिंपली आप कह सकते हो जहां ऑब्जेक्ट रखा है, जिस जहां पर ऑब्जेक्ट रखा है, जो ऑब्जेक्ट है उसी से तो लाइट रे इंसिडेंट होंगी, का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये म्यू आर क्या हो जाएगा फिर? म्यू आर क्या हो जाएगा? म्यू आर इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम in which light ray refracts, light ray refracts, जहां पर लाइट रे रिफ्रैक्ट होगी जिस मीडियम में। यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि जिस मीडियम में ऑब्जर्वर है, जिस मीडियम में ऑब्जर्वर है। तो सर इस फॉर्मूले को यहां लगा के दिखाइए प्लीज। देखो डी डैश इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय म्यू इंसिडेंस। म्यू इंसिडेंस इज म्यू रिफ्लेक्ट कहां हो रहा है? एयर में। क्लियर हो गया? ये फॉर्मूला जो है आपका डी डैश इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय म्यू, वेयर म्यू इज इक्वल टू म्यू आई अपॉन म्यू आर, बड़े काम का फॉर्मूला है आप। यानी बेटा इसका मतलब ये समझिए कि इस ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट यहां नहीं यहां दिखाई देगी, ये यहां दिखाई देगी इसको। लेकिन ये बात ध्यान होनी चाहिए, एक चीज और बता देता हूं प्यारे बच्चों आपको, अगर यहां पर सुन लो, पूछा हुआ है क्वेश्चन, अभी आएगा एनएसजीएस में। मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट यहां पर थी, मान लो ये 10 सेंटीमीटर पर थी, इसका म्यू 4/3, और कोई आदमी कोई ऑब्जर्वर इसको बिल्कुल ओवरहेड बिल्कुल ऊपर से देख रहा है यार, यहां से देख रहा है, इसको ये ऑब्जेक्ट कहां दिखाई देगी? इसको ये ऑब्जेक्ट वहीं दिखाई देगी जहां पर ये प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि ये तो कैसे देख रहा है? नॉर्मल देख रहा है। नो शिफ्ट इन दिस केस, नो शिफ्ट इन दिस केस, कोई शिफ्ट नहीं होगा, जहां है वहीं दिखाई देगा, क्योंकि नॉर्मली देख रहा है, नॉर्मली। अगर क्वेश्चन में ये बता दिया है कि नॉर्मली देख रहा है, तो उस केस में प्यारे बच्चों शिफ्टिंग होगी ही नहीं, किसी तरह की कोई शिफ्टिंग नहीं होगी, कोई शिफ्टिंग नहीं होगी अपने पास। डन? ठीक है बच्चों, यहां तक का समझ में आया बेटा? अभी इस पे क्वेश्चंस करने जल्दी से मुझे बता दीजिए, रिएक्शंस के थ्रू मैं जानना चाह रहा हूं क्या आपको ये समझ में आ गया है क्या?
ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके बेटा, थैंक यू। ये क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा फाइंड आउट apparent डिस्टेंस बिटवीन बर्ड एंड फिश एज सीन बाय द बर्ड। देखो बेटा, जब आप apparent डेप्थ की बात करते हो या डिस्टेंस की बात करते हो, तो पहले ये डिसाइड कर लीजिएगा कि कौन ऑब्जेक्ट है और कौन ऑब्जर्वर है। इन दिस केस इट इज सीन बाय द बर्ड, बर्ड ऑब्जर्वर है। प्यारे बच्चों, बर्ड जो है वो ऑब्जर्वर है आपके पास। बर्ड क्या है? ऑब्जर्वर है। और फिश क्या बन गई आपकी? फिश आपकी अब ऑब्जेक्ट बन चुकी। ध्यान रखना, बर्ड कहां पर है? बर्ड एयर के अंदर है। एयर में कोई शिफ्टिंग नहीं होगी, यानी कि ये तो एज इट इज 36 सेंटीमीटर रहेगा ही रहेगा। यहां से इस मछली के अंदर, इस फिश के अंदर शिफ्टिंग आने वाली है, तो ये शिफ्टिंग निकाल लेते हैं। ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो भैया इतने में शिफ्टिंग निकालो। ये डिस्टेंस कितना है? 24। तो डी डैश इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय म्यू इंसिडेंस। म्यू इंसिडेंस इज 4/3 डिवाइडेड बाय म्यू रिफ्रैक्शन इज 1। तो बच्चों ये कितना आ गया? ये आ गया 18 सेंटीमीटर। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो फिश है, ये इसको 18 यानी कि यहां से 18 सेंटीमीटर पर दिखाई देगा। तो टोटल कितना डिस्टेंस हो गया? डिस्टेंस बिटवीन बर्ड एंड फिश, डिस्टेंस बिटवीन बर्ड एंड फिश। तो बच्चों 36 तो वो है ही, उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। 18 ये और ऐड हो जाएगा, इट बिकम्स 54 सेंटीमीटर। क्या ये समझ में आया? क्या जल्दी से बता दीजिए, क्या समझ में आ गया? क्या ये, क्या ये समझ में आ गया आपको? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्लियर है सभी को? ठीक है। इस बार क्वेश्चन में कहा कि एज सीन बाय द फिश। भाई फिश भी तो बर्ड को देख रही है यार। ये फिश जब बर्ड को देखेगी तो कितना डिस्टेंस दिखाई देगा? तो इस बार ये जो फिश है आपकी, ये कौन है? ये प्यारे बच्चों, ये ऑब्जर्वर है। और ये क्या है आपका? ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट है। किसमें शिफ्ट नहीं आएगा? 24 में नहीं आएगा कि 36 में नहीं आएगा? 24 में कोई शिफ्टिंग नहीं है, क्योंकि तो ऑब्जर्वर ही है। तो यहां तो कोई शिफ्ट नहीं आएगा, ये तो एज इट इज 24 रह जाएगा। ऑब्जेक्ट वो है लाइट रे, यहां से इंसिडेंट होगी। और लाइट रे जब यहां से इंसिडेंट होगी, तो डी डैश इज इक्वल टू, ये तो 36 रहेगा बच्चों, डिवाइडेड बाय म्यू इंसिडेंस। म्यू इंसिडेंस इज 1 डिवाइडेड बाय म्यू रिफ्रैक्शन, वो यहां होगा रिफ्रैक्शन 4/3। कितना हो गया ये? 48 सेंटीमीटर। डिस्टेंस कितना हो गया यार? डिस्टेंस बिटवीन बर्ड एंड फिश, डिस्टेंस बिटवीन बर्ड एंड फिश, आप देखिए 24 तो जो था वो ही रहेगा, प्लस 48 और हो गया। कितना हो गया ये? 72 सेंटीमीटर। क्या ये क्लियर है आपको? क्या सभी को क्लियर है क्या? ठीक है। देखो बड़े कमाल का क्वेश्चन। यहां पर लिक्विड भी आ गया,
और मिरर भी आ गया, दोनों को कंबाइन भी कर दिया। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एच, दिस स्मॉल एच, such that light ray retraces its path after reflection। यानी बेटा ये जो है ना यहां पर यार, ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है बच्चों। जरा सोचो, दिमाग पर जोर डालो कि ऐसा कब हो सकता है जब लाइट रे अपना पाथ रिट्रेस कर ले। सोचो 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 फटाफट, कब रिट्रेस करेगा? जब लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे, यही तो बात होती है। यानी कि ऑब्जेक्ट जो है मिरर के लिए कहां पर रखा हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हो, तो क्या हो जाएगी? केस में लाइट रे अपना पाथ रिट्रेस कर लेती है। लेकिन यहां एक और कथा है सर, यहां पर लिक्विड फिल है, तो पहले यहां पर एपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट लगेगा। ऑब्जेक्ट यहां पर नहीं दिखाई देगी इस मिरर को। प्यारे बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनना, आप पाएंगे एनएससीजीएस के अंदर क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा करेंगे आज की क्लास में। यहां पर जो ये मिरर है, इस मिरर को ऑब्जेक्ट यहां नहीं दिखाई देने वाला। क्यों? क्योंकि बीच में क्या आ गया है? लिक्विड आ गया है, शिफ्टिंग होने वाली है। और ध्यान रहे, ये नोट करके लिख लो आप हमेशा कि शिफ्टिंग जो होगी वो हमेशा किस डायरेक्शन में होती है? इंसिडेंट रे की डायरेक्शन। तो बेटा यहां पर आप देखिए, इसके लिए ये रियल डेप्थ है, ये ऑब्जेक्ट है, तो यानी कि डी डैश इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय म्यू इंसिडेंस 1 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्शन। ये कितना आ गया बेटा आपका? म्यू इंटू एच। म्यू इंटू एच पर ऑब्जेक्ट है, म्यू इंटू एच पर क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट। इस मिरर के लिए यही दूरी मुझे क्या चाहिए? मुझे ये क्या चाहिए? सेंटर ऑफ कर्वेचर चाहिए। यही तो बात हो गई बेटा, ये दूरी आपको क्या चाहिए? सेंटर ऑफ कर्वेचर चाहिए। इट मींस, अच्छा ये डिस्टेंस कितना दे रखा है आपको? ये वाला डिस्टेंस कितना दे रखा है आपको? एच दे रखा है। ये डिस्टेंस कितना दे रखा है आपको? कैपिटल एच दे रखा है। और आपको ये बात पता है कि अब ये जो फाइनल ऑब्जेक्ट है ये कहाँ होना चाहिए? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होना चाहिए। फटाफट से इक्वेशन लिखो जरा, और एक बार चेक करना बाद में कि आपका आंसर सही है क्या। फटाफट से चेक करो, जल्दी से फटाफट चेक करो। क्या ये नहीं हो जाना चाहिए कि सर ये जो म्यू एच आया है और इसमें ये कैपिटल एच अगर मैं जोड़ दूं तो ये कैपिटल आर के बराबर हो जाए? भाई ये शिफ्टिंग प्लस दिस दैट मस्ट बी इक्वल टू आर। हमें क्या चाहिए? स्मॉल एच की वैल्यू। तो म्यू एच इज इक्वल टू आर माइनस एच, एंड स्मॉल एच इज इक्वल टू आर माइनस एच डिवाइडेड बाय, ये आ गया। क्लियर बेटा? सबको क्लियर है क्या? जल्दी से रिएक्ट करके बता दीजिए, क्या ये सबको क्लियर है क्या? क्लियर है सभी को? बहुत बढ़िया। देखो बेटा, नॉर्मल शिफ्ट की ओर बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन करें उससे पहले शिफ्ट इन पैरेलल ग्लास स्लैब। कोई पैरेलल ग्लास स्लैब है, उसमें शिफ्टिंग कितनी हो? मान लो बेटा ये एक ग्लास स्लैब है आपकी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और इसकी थिकनेस टी है। ठीक है, लेटेस से यहां कोई ऑब्जेक्ट रखी है। क्या है? ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा? देयर इज
अब इधर से कोई ऑब्जर्वर देख रहा है दूसरी साइड से, तो देयर इज शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट, ये बात तो हमेशा ही ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों कि जो शिफ्टिंग होगी वो हमेशा इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, यानी कि लाइट रे इधर इंसिडेंट हो रही है ना, तो शिफ्टिंग इधर होगी। और फालतू चक्करों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, शिफ्ट का फॉर्मूला याद रखेंगे। शिफ्ट इज इक्वल टू टी इंटू 1 - 1 बाय म्यू। शिफ्ट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। T is the thickness of glass slab। ऑब्जेक्ट और ग्लास के बीच की क्या दूरी है, कोई मतलब नहीं है। शिफ्ट कितना आएगा, T इंटू 1 - 1 बाय म्यू। और पता है क्या है, ज्यादा मत घबराओ, म्यू बराबर, कोई क्या करेगा, क्या मुश्किल बनाएगा इसमें, यार इसको एयर की जगह कोई और मीडियम रख देगा, क्या फर्क पड़ा। म्यू बराबर क्या लिख दोगे, म्यू इंसिडेंस डिवाइडेड बाय म्यू रिफ्लेक्शन। ये ब्रह्मास्त्र है आपका। अगर डेप्थ तो पूछेगा तो टी डिवाइडेड बाय म्यू आएगा, लेकिन ये तो शिफ्ट जानना चाह रहा है, शिफ्ट ही ज्यादा बढ़िया टर्म है यहाँ पर। तो शिफ्ट हमेशा इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में आएगा बच्चों, और वो कितना आएगा, टी इंटू 1 - 1 बाय म्यू। ये तो एक स्लैब है सर, एग्जामिनर ने तो 3 स्लैब पूछ ली, तो मैं कह रहा हूं 300 पूछ ले तो सब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर मल्टीपल ग्लास स्लैब हो गई, ये लो, मल्टीपल ग्लास स्लैब, मान लो इसकी थिकनेस कितनी है बच्चों, T1, ये थिकनेस T2, ये थिकनेस T3, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1, म्यू 2, म्यू 3। टोटल शिफ्ट इज इक्वल टू इंडिविजुअल शिफ्ट, सम ऑफ इंडिविजुअल शिफ्ट। अगर मुझे टोटल शिफ्ट देखनी है, टोटल शिफ्ट इज इक्वल टू sum of individual shifts, sum of individual shifts। जो आपकी इंडिविजुअल शिफ्ट्स हैं उनका क्या करना है आपको, उनका सम करना है। क्या मतलब हुआ सर इसका, जो टोटल शिफ्ट आएगी ना प्यारे बच्चों, टोटल शिफ्ट किसके बराबर होगी, पहली स्लैब का शिफ्ट कितना आता, T1 1 - 1 बाय म्यू 1। दूसरी वाली का शिफ्ट T2 1 - 1 बाय म्यू 2। तीसरी वाली का शिफ्ट T3 1 - 1 बाय म्यू 3। और भैया जागे जो मर्जी हो सब ऐसे करते। ध्यान रखना ये शिफ्ट है प्यारे बच्चों, इतना शिफ्ट होगा। अगर ये ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट था तो ये शिफ्ट होगा इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, इतना इतना शिफ्ट हो जाएगा। बाकी जो पूछेंगे वो निकाल लेंगे। क्लियर है ये, ठीक है। हो जाएगा ये क्वेश्चन। फाइंड आउट नॉर्मल शिफ्ट, भैया बता दो यार, सभी बच्चे जल्दी से कर दें। शिफ्ट बराबर टी, दैट इज 15, 1 - 1 बाई म्यू, म्यू इज 3/2। कितना शिफ्ट आ गया, 5 सेंटीमीटर। यानी कि इस ऑब्जर्वर को ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहां से इधर यहां कहीं दिखाई देगी, 5 सेंटीमीटर की दूरी। क्या समझ में आई ये बात, क्या बच्चों आपको समझ में आ रहा है क्या,
ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है एनएससीजीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट। ये भी बता दोगे? यहां पे अब देखो, यहां पे बदल दिया है, कैसे करूंगा इस बार? मैं शिफ्ट ही निकाल रहा हूं। शिफ्ट इज इक्वल टू टी। टी कितना है बेटा आपका? 15। 1 - 1 म्यू इंसिडेंस। ऑब्जेक्ट ये है, यहां पे इस मीडियम में इंसिडेंस होगा। अरे यही तो बात है। यहां पे देखो लाइट रे ऐसे जाएगी और फिर यहां पे कुल मिलाकर के इधर जाने वाली है ऑब्जर्वर के। आप पिछले वाले फॉर्मूले को देखो, आप पिछले वाले फॉर्मूले को देखो जो यहां पे हमने डिराइव किया था, ये इससे भी पहले वाला। 1 - 1 बाय म्यू, म्यू ये था। लाइट रे क्या हो रही थी अल्टीमेटली, ऑब्जर्वर तो यहां था ना, लाइट रे यहां से इंसिडेंट होकर फिर यहां जा रहा था। समझ में आ गई बात? तो क्या होगा, म्यू ये आया इंसिडेंस वाला ये, और रिफ्रैक्शन कहां होगा? जहां ऑब्जर्वर होगा। तो यानी कि बेटा क्या होगा देखो, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे पता है, म्यू ऑफ स्लैब डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ ऑब्जर्वर। और आसान और बढ़िया कर लो आप इसको, म्यू ऑफ स्लैब डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ ऑब्जर्वर, ये ज्यादा बढ़िया है। म्यू ऑब्जर्वर पहले कितना था आपका? 1 था, वरना उससे कंफ्यूज हो जाएंगे आप। 1 बाय, यहां पे बेटा कितना लिखो बताओ? 3/2 अपॉन म्यू ऑफ ऑब्जर्वर इज, ठीक है, कितना आएगा बेटा बताओ? कि नेगेटिव आया। नेगेटिव घबराने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव होने का मतलब इस बार वो उधर ना होकर के इससे ऑपोजिट इस डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ है, जो भी वैल्यू आई है। कितना आएगा ये? -5। यानी कि इस बार शिफ्टिंग इधर हो गई, इस बार शिफ्टिंग इस तरफ हो गई। डन। फाइंड आउट द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ओ वेयर द लाइट रेज एक्चुअली कन्वर्ज। अरे लाइट रे एक्चुअली कहां कन्वर्ज करेंगी ये आपको बताना है। तो आप तो बस ये देख लो कि कहां इंसिडेंट, इसका शिफ्ट कितना होगा, शिफ्ट कितना होगा बेटा? शिफ्ट इज इक्वल टू 21। 1 - 1 बाय, यहाँ तो एयर है तो एयर में घबराने की जरूरत नहीं है, 3/2। कितना आ गया ये? 7 सेंटीमीटर। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में क्या होगा? शिफ्टिंग होने वाली है, यानी कि 7 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट, यहां से 7 सेंटीमीटर आगे। दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है मजेदार, मैं चाहता हूं आप लोग करें। फाइंड आउट एपरेंट डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जेक्ट। आपका टाइम शुरू कर रहा हूं, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं सभी बच्चों को, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं आपको। करें स्टार्ट। 1 मिनट का टाइम। करें जरा सभी बच्चे प्लीज। ओके, कुछ नहीं करना, शिफ्ट निकाल लो यार। क्या निकाल लो बेटा? शिफ्ट निकाल लो पहले, तो इंडिविजुअल शिफ्ट निकलेगा, क्यों घबरा रहे हो? शिफ्ट निकाल लेते हैं अपन।
इसका शिफ्ट निकालो कितना आएगा, 9 इंटू 1 माइनस 1/μ कितना है, 3/2 प्लस इसका शिफ्ट निकालो बेटा 12 इंटू 1 माइनस 1/μ इज 4/3। इसका शिफ्ट निकाल लो बेटा 10 1 माइनस 1/μ, म्यू इज व्हाट 2। कितना आया ये 3 प्लस 5, 11 सेंटीमीटर का शिफ्ट होगा और कहां होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ये ऑब्जेक्ट है, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट तो यहां जाएगा ना यार ऑब्जर्वर की तरफ। बच्चों ये बात समझ पाए क्या आप लोग भी, कि सर ऑब्जेक्ट यहां है, ऑब्जर्वर वहां है, लाइट रे तो ऐसे जाएगी ऊपर की तरफ, ये ऑब्जेक्ट शिफ्टेड दिखाई देगी, यही तो दिखाई देता है यार टेंथ में जब देखते हैं, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ उठी हुई दिखाई, इससे ऊपर की तरफ शिफ्ट आया है 11 सेंटीमीटर का, 11 सेंटीमीटर ऊपर उठी हुई दिखाई देगी ये। तो यहां से और यहां तक की दूरी कितनी बच गई, टोटल कितना था, 12 और 9 21, 41, 31, ये वाला 31 था ना टोटल, 31 में से ये कम हो गया, ये कितना हो गया 20, तो बेटा ये 20 और 10 वो, तो टोटल कितना डिस्टेंस दिखाई देगा उसको 30 सेंटीमीटर। हाँ कुछ भी कर सकते हो आप। बेटा क्या ये बात आपको समझ में आई क्या, ये इसलिए बता रहा हूं बिल्कुल हूबहू सवाल एनएसजीएस का आपको देखने को मिलेगा। हमने इंडिविजुअल शिफ्ट निकाला, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि सर ऊपर कौन सा रखा है, ये ऊपर रखा होता, ये नीचे रखा होता, यानी कि पैटर्न थिकनेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम, इनको कहीं पर भी रख दूं मेरे आंसर में कतई कोई चेंज नहीं आएगा। समझ में आ गई बात, यानी कि शिफ्ट आया प्यारे बच्चों, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट ये था, ऐसे शिफ्ट आएगा, जितना आया यहां आ गया और ये टोटल डिस्टेंस। क्या ये बात आपको समझ में आ गई, आपके रिएक्शन से जानना चाहूंगा, क्या आपको समझ में आ गई बच्चों, ठीक है, वेरी गुड। देखो बेटा यहां पर इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करेंगे, मैं नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल वही काम करेंगे कि शिफ्ट निकाल लेंगे और हूबहू वैसे ही ऑब्जेक्ट का काम करेंगे। ये क्वेश्चन मैं करवाना चाहूंगा आपको। देखो कह रहा है कि विड्थ ऑफ ए स्लैब इज 6 सेंटीमीटर, जिसका म्यू भी आपको गिवन है, आपको क्या गिवन है, जिसका म्यू भी आपको गिवन है, रियर, अच्छा ये वाला जो सरफेस है ना ये सिल्वर कर दिया इस बार, और 28 सेंटीमीटर पर डिस्टेंस पर ये रख दिया। फाइनल पोजीशन ऑफ द इमेज बताना, मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका ही बता दूं। सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले आप पता है क्या करो, शिफ्ट निकालो यार, आप शिफ्ट निकालो। शिफ्ट का फॉर्मूला आपको पता है, टी थिकनेस है 6, 1 माइनस 1/μ, म्यू कितना है उसका 3/2, शिफ्ट आया 2 सेंटीमीटर। ये ग्लास स्लैब लाइट रे को इधर जाते हुए भी शिफ्ट देगी, रिफ्लेक्ट होते हुए आते हुए भी शिफ्ट देगी। तो आप एक काम करें, बड़ा सिंपल सा फंडा है, शिफ्ट द मिरर, शिफ्ट द मिरर बाय 2 सेंटीमीटर टुवर्ड्स ऑब्जर्वर और टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरफ मिरर को 2 सेंटीमीटर शिफ्ट कर दीजिए, यानी कि ये वाला जो यहां पर मिरर था इसको शिफ्ट कर दिया आपने, ये लो, यहां पर मिरर को ले आया मैं,
तो बेटा यहां पर अगर मैं मिरर को ले आया तो ये डिस्टेंस हो गया आपका कितना, 4 सेंटीमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 32 सेंटीमीटर। ध्यान से सुन लो। और यार ये तो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में इमेज कितना पीछे बनेगा, 32 ही पीछे बन जाएगा। यहां से कितना पीछे बनेगा, 32 सेंटीमीटर। तो एक्चुअल में यहां से कितना पीछे बना, 30 सेंटीमीटर। दैट्स द आंसर, 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द स्लैब। स्लैब के पीछे 30 सेंटीमीटर बनेगा। दोबारा से सुनो, शिफ्ट निकालो, जितना भी शिफ्ट आया है उतना मिरर को ऑब्जेक्ट की तरफ शिफ्ट कर दो। आपने शिफ्ट कर दिया। अब आप देख लो कि ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में कितना डिस्टेंस है, उतना ही पीछे इमेज बनेगा। लेकिन आपका फाइनल आंसर तो इस एक्चुअल सरफेस से होना चाहिए, वो आप बता देंगे। दैट इज द आंसर, दैट इज द आंसर। ओके भैया, एक इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये टॉपिक कर लेते हैं हम, फिर ये क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले लेटरल शिफ्ट lateral shift in parallel glass slab। जो आपका पैरेलल ग्लास स्लैब है उसमें आपको लेटरल शिफ्ट बताना है। देखो भाई, लेटेस्ट से कि ये ग्लास स्लैब है जिसकी थिकनेस टी है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। कोई लाइट रे इंसिडेंट हुई एंगल आई पर, यहां बेटा रिफ्रैक्ट हो जाएगी ये एंगल आर, तो ये एंगल भी आर। और लाइट रे ये बाहर चली गई, दिस इज एंगल ऑफ इमरजेंस। सबसे पहली बात जिसको मैं अभी प्रूव भी करूंगा, द वेरी फर्स्ट थिंग कि इंसिडेंट रे एंड ये जो है ना बेटा, ये आपकी इमर्जेंट रे है, ये आपकी इमर्जेंट रे है। तो जो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे है ये दोनों पैरेलल होती हैं, ये दोनों आपकी पैरेलल होती हैं। इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर पैरेलल, ये पैरेलल होंगी, दे आर पैरेलल। इन दोनों के बीच जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आता है बेटा, ये कहलाता है लेटरल शिफ्ट। ये कहलाता है लेटरल शिफ्ट में कहता हूं, मान लो ये डी है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही निकालना भी है मुझे। लेट अस से कि ये पॉइंट ए, ये पॉइंट आपका बी, लेट अस से ये पॉइंट एम, ये हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ये पॉइंट पी, ये बेटा आई, ये आर। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका, ये वाला एंगल बता पाएंगे कि आप कितना हो जाएगा आपका, ये एंगल आपका, ये पूरा एंगल आई था, ये कितना हो गया, आई माइनस। मेरा अल्टीमेट टारगेट अब ये लेटरल शिफ्ट निकालना रह गया है। कि लेटरल शिफ्ट कैसे निकालेंगे देखो। अब पहले तो मैं ए पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगाता हूं, 1 इंटू साइन आई
इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन ऑफ आर। ये तो पहली इक्वेशन, ठीक है। मुझे ये निकालना है, ये वाली लेंथ। तो ये वाली लेंथ कैसे निकालें ये देखनी पड़ेगी। देखो बेटा, इस वाली ट्राइंगल के अंदर ये जो ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी एम, ट्राइंगल ए बी एम, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे अब हम। साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन I minus R is this perpendicular which is D upon hypotenuse, and hypotenuse is what? AB. तो सर D इज इक्वल टू आ चुका है आपके पास AB मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ I माइनस R। ये D की वैल्यू आ गई। अब AB के लिए इस वाले ट्राइंगल में आ जाओ। अब इसको अभी करेंगे सॉल्व आगे। ट्राइंगल APB, ये वाली जो ट्राइंगल है बच्चों, इस ट्राइंगल के अंदर आप देखिए, अब साइन ऑफ, नहीं साइन नहीं, सॉरी, कॉस ऑफ आर, कॉस आर इज बेस, ये बेस कितना है आपका टी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल टू ए बी। तो बच्चों यहां से ए बी की वैल्यू आ गई, यही मुझे चाहिए थी। ए बी इज इक्वल टू टी अपॉन कॉस आर। इस ए बी को यहां प्लग इन करें, डी इज इक्वल टू टी अपॉन कॉस आर इंटू साइन ऑफ आई माइनस आर। टी साइन आई माइनस आर अपॉन कोस आर, ये आपका क्या आ गया, ये आपका लेटरल शिफ्ट आ गया। ये बच्चों क्या आ गया आपका, लेटरल शिफ्ट आ गया। ये लेटरल शिफ्ट है। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हम देखेंगे, ये भी एनालिसिस के अंदर। मेरे ख्याल से अब क्वेश्चन कर देंगे आप बड़े आराम से। डायरेक्ट फॉर्मूला आ चुका है अपने पास लेटरल शिफ्ट का, अभी फॉर्मूला पढ़ा है हमने। D इज इक्वल टू टी इंटू साइन ऑफ, क्या फॉर्मूला है, I माइनस आर अपॉन कॉस ऑफ आर। देखो जरा यही फॉर्मूला है क्या, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। टी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 10 साइन ऑफ आई माइनस आर। तो पहले आर निकालो यहां पर। आर कैसे निकालें, स्नेल्स लो। 1 इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 इंटू साइन ऑफ आर। दिस इज √3/2, √3 साइन आर। तो आर की वैल्यू 30 डिग्री आ गई ना भैया। साइन आर इज इक्वल टू 1/2, तो आर इज 30 डिग्री। तो साइन आई माइनस आर, आई कितना है बच्चों आपका 60 डिग्री, 60 माइनस 30, कॉस ऑफ 30। साइन 30 इज 1/2, कॉस 30 डिग्री इज √3/2, 10/√3 सेंट। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। टाइम टेकन बाय द लाइट रे टू क्रॉस द ग्लास स्लैब, निकल जाएगा। लाइट रे ऐसे आई भाई, ये एंगल कितना आया था, 30 डिग्री। लाइट रे को ये लेंथ ट्रेवल करनी पड़ेगी, दिस लेंथ। ये लेंथ तो निकाल सकता हूं क्या मैं बच्चों, क्या ये लेंथ निकाल सकता हूं क्या मैं, बिल्कुल निकाल सकता हूं मैं। कैसे निकालने, मुझे ये लेंथ पता है ना, और मुझे ये चाहिए, तो हाइपोटेन्यूज चाहिएगी, बेस पता है।
देखो बेटा, cos of 30 डिग्री इज इक्वल टू, cos 30 इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि जो भी लेंथ मुझे रिक्वायर्ड है, x इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई cos 30, cos 30 इज √3/2। तो बेटा ये जो लेंथ ट्रेवल करनी है ये तो है 20/√3। यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट और चाहिए मुझे, तो t इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। स्पीड कितनी रहती है, c बाई म्यू। अगर मीडियम में ले जाते हो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है तो उसकी स्पीड बन जाती है c बाई म्यू, ये तो पता है अपने को। तो c बाय म्यू ये सेंटीमीटर में है, तो इसको तो मीटर में कन्वर्ट कर लो। और c कितना है, 3 × 10⁻8 डिवाइडेड बाय म्यू इज √3। सॉल्व कर लेना, ये सेकंड में आंसर आएगा, बहुत वो भी वैल्यू आएगी। तो 10⁻⁻⁻ में 20/3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻8 सेकेंड, दैट्स ऑल। बेटा ये समझ में आ गया आपको? फटाफट से रिएक्ट करके बता दीजिए कि क्या समझ में आ गया क्या आपको। ठीक है, ये आपका NSAJS का क्वेश्चन, ये शायद हमने लास्ट क्लास में कर भी दिया था, हो गया था। कह रहा है कि लाइट रे एक्स से वाई में जाएगा, एक्स से वाई में गया तो ये दिख रहा है मुझे कि ये डेंसर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम में स्पीड भी और वेवलेंथ भी दोनों डिक्रीज करेंगी। ऑप्शन सी। मैं ये चाहता हूं ये क्वेश्चन आप करें एक बार, मैं इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहता हूं। आज की क्लास में हमने किया था, आज की क्लास में किया था बेटा। सभी बच्चे एक बार प्लीज करें इस क्वेश्चन को, सभी बच्चे प्लीज करें इस क्वेश्चन को एक बार, करें प्लीज। कर रही है ना। देखो बेटा, कह रहा है कि कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 मीटर is placed at the bottom of a water tank. The mirror forms an image of the sun when it is directly overhead. ये लिख दिया है when it is directly overhead. If the depth of the water in the tank is 80 सेंटीमीटर, देखो ऐसे है, ठीक है। तो यानी कि डायरेक्टली ओवरहेड अगर है तो क्या होगा, शिफ्टिंग का तो कोई खेल ही नहीं बचा। लाइट रे इन्फिनिटी से आएंगी, लाइट रे इन्फिनिटी से आएंगी तो कहां पर मीट करेंगी, कहां पर इमेज बनेगी, इसके फोकस पर। इसका फोकस, इसका रेडियस दे रखा है आपको कितना बेटा, 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर। तो एफ कितना हो गया आपका,
50 सेंटीमीटर। यानी बेटा इमेज जो बनेगी, इमेज यहां से कहां पर बनने वाली है, 50 सेंटीमीटर यहां पर सन की इमेज यहां बनेगी। इसने तो क्वेश्चन यही यही इतना ही पूछा है कि कहां इमेज बनेगी, 50 सेंटीमीटर अबव द मिरर, आंसर तो सी आ गया। लेकिन पता है एक बढ़िया क्वेश्चन क्या हो सकता था कि यहां पर ऑब्जर्वर है, अब बताओ, अब इस पर शिफ्टिंग भी देखनी पड़ती। क्या देखनी पड़ती, शिफ्टिंग भी देखनी पड़ती मुझे, फिर शिफ्टिंग को भी कंसिडर कर। तो उस केस में क्या कर लेते बेटा हम, उस केस में कि ये वाले डिस्टेंस कितना रह गया आपका 30 सेंटीमीटर, फिर मैं शिफ्ट निकाल लेता पहले, या मैं एपरेंट डेप्थ निकाल लेता। एपरेंट डेप्थ का भी तो फॉर्मूला पता है मुझे, वो कितना आ जाता आपका, डी डैश इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय म्यू इंसिडेंस। ये ऑब्जेक्ट है, म्यू इंसिडेंस इसका गिवन होता है वाटर का 4/3, ये आ जाता है आंसर 90/4 जो भी वैल्यू। इस क्वेश्चन में प्यारे बच्चों सिर्फ ये पूछा था तो ये आंसर आ गया। अगर बढ़िया क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता था कि इस ऑब्जर्वर यहां है, अब कहां दिखाई देगा, अब शिफ्ट भी होगा साथ में, समझ में आ गया, अब शिफ्ट होगा। डन। Image is obtained on a screen by keeping an object at 25 centimeter and 40 centimeter in front of a concave mirror. Image in the former case is 4 times bigger than in the later. Focal length of the mirror must be. क्या ये क्वेश्चन किया जा सकता है? क्या बिल्कुल किया जा सकता है। पहला केस देखिए बच्चों, बेटा पहला केस देखिए आप, कौन सा मिरर है आपका, पॉजिटिव ही बता रखा है, कॉनकेव मिरर लिखा है कहीं इन्होंने, और देखो वो 4 टाइम्स बिगर देन कहा है तो इसका मतलब कॉनकेव ही है, कॉन्वेक्स में तो ऐसा होता ही नहीं। तो देखो पहले वाले केस में आपको याद है फॉर्मूला एक बताया था, m इज इक्वल टू एफ ओवर एफ माइनस यू, पहले केस में बताया था। तो पहले वाले केस का मैग्निफिकेशन m1 लिख लेते हैं, फोकल लेंथ कितना है इसका f, f माइनस यू कितना है बेटा 25, तो माइनस माइनस प्लस 25 हो गया ना, ये पहली इक्वेशन। सेकेंड केस m2 इज इक्वल टू f ओवर f, प्लस 40 हो गया, ये तो क्या कहा है क्वेश्चन में, इमेज इन द फॉर्मर केस, यानी कि m1 जो है वो किसके इक्वल है, 4m2, m1 इज इक्वल टू 4m2, तो m1 की जगह तो क्या लिख दो, f ओवर f प्लस 25 इज इक्वल टू 4, m2 की जगह क्या लिख दो बच्चों, f ओवर f प्लस 40, f से f कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई 4f प्लस 100, 3f is equal to minus 60, f is equal to minus 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर यानी कि फोकल लेंथ ऑफ द मिरर मस्ट बी 20 सेंटीमीटर। बताओ इस क्वेश्चन के अंदर कुछ मुश्किल था क्या बच्चों, डन। ग्लास स्लैब, a glass plate of uniform thickness T and refractive index mu is shown in the diagram। सारी कहानी दे रखी है आपको, एक्स ही पूछा है, ये एक्स लेटरल शिफ्ट कितना होगा, अभी किया था अपन ने डायरेक्ट फॉर्मूला इसका। कह रहा है एक्स डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, गलत, एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी व्हेन आई इज क्लोज टू 90 डिग्री। आपको बताना क्या है कि करेक्ट स्टेटमेंट है वो बताना, ये ऑप्शन में कुछ मिसप्रिंट हो गया है, ये वाला पार्ट कुछ मिसप्रिंट हो रखा है ना फॉर्मूले में, ये तो अभी ये एग्जैक्टली पता नहीं कि क्या ऑप्शन है ये, एक सेकंड ऑप्शन एक बार चेक करना, बुक देने को ये वाली
एनएसजीएस वाली बुक में क्या क्वेश्चन नहीं है? चलो बेटा इसको एक बार बाद में देख लेंगे क्या ऑप्शन है, ये बोला। अगला देखो बेटा, ये क्वेश्चन करें एक बार प्लीज सभी बच्चे, सभी बच्चे ये क्वेश्चन करें एक बार। करें बेटा प्लीज एक बार जल्दी से। मेरा ऑब्जर्वर्स ए एंड बी आर इन एयर, ये दे रखा है आपको, वाटर का और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, ठीक है। वाटर का बेटा ये जो थिकनेस आपको दे रखी है, ये थिकनेस कितनी है आपकी? 8 सेंटीमीटर। ये जो थिकनेस आपको गिवन है ये कितनी है? ये 9 सेंटीमीटर है। यहाँ पर जो म्यू आपको गिवन है ये 4/3 है, और यहाँ पर जो म्यू आपको गिवन है ये कितना है आपका? ये 3/2। चलो अब देखो, ए और बी तो ऑब्जर्वर जस्ट आउटसाइड है, इधर और इधर। सी और डी जस्ट इनसाइड है। द टोटल थिकनेस ऑफ ग्लास प्लस वाटर ऑब्जर्व्ड बाय दीज ऑब्जर्वर्स आर। अच्छा, ए को, बी को, सी को और डी को कितना कितना दिखाई देगा, ये बात करना चाह रहे हैं। तो यार ए को टोटल कितनी थिकनेस दिखाई देगी? ए को तो सिर्फ दिखाई देने वाली है, तो पहले ए के लिए देख लेते हैं। ए के लिए तो बेटा ए की शिफ्ट कितनी दिखाई देने वाली है? या तो पहले शिफ्ट निकाल लो यार, या फिर एपरेंट डेप्थ निकाल लो आप। एपरेंट डेप्थ कितना हो जाएगा? नेट नेट डी डैश इज इक्वल टू, इसका कितना है? डी डिवाइडेड बाय म्यू, म्यू इज 4/3 प्लस दूसरे वाले का डी कितना है बेटा? 9 डिवाइडेड बाय म्यू दैट इज 3/2। तो बच्चों ये कितना आ गया आपका? 6 प्लस 6, 12 सेंटीमीटर। तो ए का तो 12 सेंटीमीटर आया, बिल्कुल ठीक है, मल्टी करेक्ट है ये क्वेश्चन। बी के लिए चेक करो बेटा, बी के लिए, बी जस्ट आउटसाइड है, तो बी के लिए भी उतना ही आएगा सेम। चाहे आप यहां से देख ले चाहे आप यहां से देख ले, सेम दिखने वाला है आपको 12 सेंटीमीटर का, सेम ही आएगा। शिफ्ट से कर लो, चाहे कैसे भी कर ले आप। सी से करें बेटा प्लीज, सी। तो बेटा सी वाले को तो यहां पर कोई शिफ्ट दिखाई, इसका कोई शिफ्ट नहीं दिखाई देगा, तो इसका तो कितना था? 8 एज इट इज रहेगा, 8 एज इट इज रहेगा। अब इसका शिफ्ट और देखना पड़ेगा, ये वाले का अपरेंट शिफ्ट, मतलब इसकी डेप्थ देखनी पड़ेगी। इसकी डेप्थ कितनी है आपकी? इसकी डेप्थ आप पहले से निकाल चुके हो, यही तो आई थी आपकी 6, कितना आया था? 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी गलत हो गया आपका। ऑप्शन डी, डी डैश इज इक्वल टू, ऑब्जर्वर डी के लिए देखो आप, डी के लिए 9 तो एज इट इज रहेगा, प्लस वो वाले का शिफ्ट और आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो वाले का शिफ्ट और देख लें आप, क्या आएगा? जल्दी से चेक करके बताइए क्या आ रहा है, फटाफट से चेक करके बताइए क्या आ रहा है, फटाफट से चेक करो बेटा। करें फटाफट एक बार।
बेटा सी वाले में एक चीज देखो, एक सेकंड एक बार सी और डी, जो ये वाला जो पार्ट है इसमें सी यहां पर है ना, तो सी का 8 तो ये है ही बेटा, लेकिन इसका तो ये तो अलग है ना, इसके अपन डेप्थ अलग से निकालनी पड़ेगी आपको, वो इसके उसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि इस बार ऑब्जर्वर कहां पर है, वो यहां पर है। इस बार की शिफ्ट कितनी आएगी, देखो आपका फॉर्मूला क्या था, इसकी कितनी है 9 डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ स्लैब, म्यू ऑफ स्लैब कितना है इस बार 3/2 डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ ऑब्जर्वर दैट इज 4/3, तो 3 × 3 9, और ये ऊपर चला गया 8 + 8 कितना आया ये 16 सेंटीमीटर, बिल्कुल ये करेक्ट है आपका। ऑप्शन डी और चेक करो, ऑप्शन इसके लिए 9 तो एज इट इज रहेगा बच्चों, 9 प्लस इसका शिफ्ट देखो अब 8 डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ स्लैब, तो इस बार स्लैब ये है 4/3 अपॉन, और ये कितना है बेटा 3/2, तो ये कितना आ गया 9 + 9 दैट इज 18। चारों ऑप्शन करेक्ट हैं, चारों के चारों ऑप्शन करेक्ट हैं। ये जो सी और डी वाला था ये ध्यान रखना था, इसमें आपको फॉर्मूला यूज करना था कि ऑब्जर्वर एयर में नहीं है, ऑब्जर्वर कहां पर बैठा है, दूसरे मीडियम के अंदर बैठा है, तो म्यू स्लैब बाय म्यू ऑब्जर्वर यूज। ये क्वेश्चन देखो बेटा, कह रहा फाइंड आउट हाइट ऑफ इमेज फॉर्म आफ्टर सेकंड रिफ्लेक्शन, कंसीडर फर्स्ट रिफ्लेक्शन और मिरर M1, पहले वाले मिरर पर पहला रिफ्लेक्शन लेना है आप M1 पर, तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन देखो आप, फर्स्ट रिफ्लेक्शन अगली जो क्लास रहेगी उस क्लास के अंदर ऑप्टिक्स की जो भी, अभी ऑप्टिक्स खत्म नहीं हुआ है, अभी लेंस बचा हुआ है और टीआईआर वाला पार्ट बचा हुआ है। देखो बेटा फर्स्ट रिफ्लेक्शन यहां होगा, ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, लेग हो रहा है क्या अभी भी बेटा, कुछ है ना कुछ लेग चल रही है क्लास, या तो ऐसा करेंगे मैं पीडीएफ में शेयर करता हूँ ये दोनों क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस हैं, ये आप ट्राई करेंगे, विल ट्राई टू शॉर्ट आउट, बार बार प्रॉब्लम आ रही, मैसेज भी आ रहे बच्चों। इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में ये जो क्वेश्चंस आप करके रखना, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।